In this video, we'll be discussing chapter-wise solution of March 2025 board exam of Science 1. तो इस वीडियो में चैप्टर वाइज सोल्यूशन डिस्कस करने वाले मार्च 2025 बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ साइंस 1। लेसन 1 ऑफ साइंस 1 क्या है? ग्रेविटेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग, जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, और वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसको क्वेश्चन नंबर 2A सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? फर्स्ट पॉइंट, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आएगा द वेट इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ attracts the object. Second point, the SI unit of mass is kg, और यहाँ पे आएगा the SI unit of weight is Newton. Third point, mass is a scalar quantity, और यहाँ पे आएगा weight is a vector quantity. Fourth point, value of mass is same everywhere, और यहाँ पे आएगा the value of weight changes from place to place. यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है? मास कैन नेवर बी ज़ीरो, और यहाँ पे वेट में आएगा वेट इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जो डिफरेंस बिटवीन का जो पॉइंट्स है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 में मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यू विल गेट इट ओवर हियर। फर्स्ट पॉइंट इज हियर, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, और वेट क्या है? द वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, द SI यूनिट ऑफ मास इज kg, और इस वेट का क्या है? SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। थर्ड पॉइंट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वेट का यहाँ पे दिया है वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट जो है, इट्स वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ मास इज सेम एवरीवेयर, और वेट का क्या है? वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है, मास कैन नेवर बी ज़ीरो, और वेट क्या है? वेट इज ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मास कैन नेवर बी ज़ीरो, आई हैड सेड इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। मास का वैल्यू जो है वो सेम रहता है एवरीवेयर, सो मास कैन नेवर बी ज़ीरो। और वेट जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? तो वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या है? ज़ीरो है उसका आंसर। और वेट इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू जी, दैट इज m इंटू ज़ीरो। m इंटू ज़ीरो इज व्हाट? ज़ीरो। सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वेट इज ज़ीरो. Second question, an iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground. Assuming that the value of g is 10 meter per second square, calculate. दो चीज़ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ए क्या है? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, ये ढूंढना है। और सेकंड बी, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ये भी ढूंढना है। और ये पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 का सॉल्व एग्जाम्पल 1 है, जो 2 मार्क के लिए पूछा था, बोर्ड एग्जाम में। सो पेज नंबर 12 में सॉल्व एग्जाम्पल 1 जो है, इट इज़ द सेम क्वेश्चन, मगर यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तीनों नहीं पूछा है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। नाउ मास एम, क्वेश्चन में मास एम कितना दिया है? 3 kg। सो मास एम इज इक्वल टू 3 kg। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉल को जब हम होल्ड करते हैं ऊपर तो इट इज स्टिल, इट इज़ नॉट मूविंग, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल का क्या है? u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। हाइट s इज इक्वल टू हाउ मच? 125 मीटर। सो s इज इक्वल टू 125 मीटर। और g कितना दिया है? g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर per second square. What we have to find out? Time taken by the ball to reach the ground, that is t, we have to find out. और सेकेंड क्या ढूंढना है? वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, v, ये भी ढूंढना है। अभी फर्स्ट वन, टू फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, ये ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s कितना है? 125, देयरफॉर 125 इज इक्वल टू u कितना है? 0। सो 0 इंटू टी ढूंढना है, प्लस हाफ इंटू जी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 इंटू टी स्क्वायर, ये ढूंढना है। दैट इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 0 इंटू टी क्या है? 0। सो वी डोंट हैव टू राइट दैट, सिर्फ इतना ही लिखेगा तो बस, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। अभी 10 गोज इन टू स्टेबल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। अभी ये 5 जो है, व्हेन इट कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो 125 के नीचे आएगा, तो 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 125 गोज इन 5 स्टेबल, 5 1 ज़ा 5,
25 is 125. So t square we have got how much? T square is equal to 25. Now t square क्या मिला है? T square is equal to 25. अभी take the square root on both the sides. Square root of t square is equal to square root of 25. Now square root of t square is what? T, and square root of 25 is what? 5. So t is equal to what? 5 seconds. The first one, the time taken by the ball to reach the ground, t is equal to how much? 5 seconds. अभी second one ढूंढना है, velocity of the ball on reaching the ground. The velocity of the ball on reaching the ground, v ढूंढने के लिए we'll use this formula. V is equal to u plus gt. That is v is equal to u क्या है? 0. U is equal to what? 0 over here. So v is equal to 0 plus g is equal to how much? 10 into t. T we got how much? T we have got 5. So t की जगह में क्या आएगा? 5. So v is equal to what? 10 into 5 is how much? 50 meter per second. So what is the velocity of the ball on reaching the ground? That is v is equal to how much? 50 meter per second. So final answer में लिखना है. First question का answer क्या मिला था? The ball takes 5 seconds. 5 seconds to reach the ground. Second one, the velocity of the ball on reaching the ground is how much? 50 meter per second. Is 50 meter per second. Next lesson of Science 1, Lesson 2, Periodic Classification of Elements. इसका फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या पूछा है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2. दिस मीन्स देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन डैश. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रुप 2. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए ग्रुप 2. ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 2B सेम क्वेश्चन है. यू कैन सी ओवर हियर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दीज आर द वर्टिकल कॉलम जो रहता है उसको ग्रुप कहते हैं. और ग्रुप 2 जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ग्रुप 2 जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है और इसका वैलेंसी 2 रहता है. यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो ग्रुप 2, यहाँ पे लिखा है ग्रुप 2. इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है उसका लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. इसका भी बेरिलियम का लास्ट शेल में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है. यानी ग्रुप 2 में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उसका वैलेंसी 2 है. तो आंसर क्या है? ग्रुप 2. क्वेश्चन नंबर 2, गिव साइंटिफिक रीजन. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस. ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7A सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन ओवर हियर. You have to start from here. Within a period, the atomic number increases 1 by 1, meaning the positive charge on the nucleus increases by 1 unit at a time. However, the additional electron gets added to the same outermost shell. Due to the increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent and thereby the size of the atom decreases. Hence, उसके बाद यहाँ से लिखना है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड. क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें क्या पूछा है? राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. तो इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, A, B और C. और ये जो है क्वेश्चंस जो है वो लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का C, B और D है. ये क्वेश्चन नंबर 5 का C क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 B का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 5 का D का क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो इसका आंसर है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ फ्लोरीन F. सिंबल भी लिखना है. इसके लिए नेम क्या है उसका? द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन. एंड सिंबल ऑफ फ्लोरीन इज F. इफ़ यू सी ओवर हियर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लेफ़्ट से राइट जाते वक्त इंक्रीज होता है और टॉप से बॉटम जाते वक्त डिक्रीज होता है. तो व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? फ्लोरीन. और नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता जाता है. तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ व्हाट? फ्लोरीन. और उसका सिंबल क्या है? F. तो आंसर इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ फ्लोरीन और उसका सिंबल क्या है? F. सेकेंड क्वेश्चन, द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास. तो इसका आंसर है द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास इज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H. सो फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू कैन सी सबसे स्मॉलेस्ट एटम
कौन सा है? जिसका एटॉमिक मास सबसे स्मॉलेस्ट है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो ये सबसे छोटा है। तो आंसर क्या है? द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास इज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो इसका आंसर क्या है? द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इज हीलियम, और हीलियम का सिंबल क्या है? He। नाउ इफ यू सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास किसका है? रेडियस किसका है? हाइड्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट अ नोबल गैस। सो नेक्स्ट कौन सा आता है? हीलियम। हीलियम इज अ नोबल गैस और ये सबसे छोटा है, तो इसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है। तो आंसर क्या है? द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इज व्हाट? हीलियम, दैट इज He। symbol of helium is He। Next lesson, lesson number 3, chemical reactions and equation। first question, choose the correct alternative। ये 1 mark का question था। इसमें क्या पूछा है? the reaction in which ions in the reactants are exchanged to form a precipitate is called as dash reaction। तो आंसर क्या है इसका? इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन डी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, डबल डिस्प्लेसमेंट। आंसर इज गिवन इन पेज नंबर 38। The reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate is a double displacement reaction। तो आंसर क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। Choose a correct alternative का क्वेश्चन बी, CaO plus H2O on reacting gives CaOH twice plus heat is an example of dash reaction। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, एक्सोथर्मिक। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए, एक्सोथर्मिक। और ये लेसन के एंड का जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 8C सेम क्वेश्चन है। नाउ इट इज़ गिवन ओवर हियर, और ऑल्सो इन पेज नंबर 39 इट इज़ गिवन CaO solid plus H2O liquid on reacting gives CaOH twice aqueous plus heat। So what type of reaction is this? Exothermic reaction। तो आंसर है exothermic। क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया? अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आंसर क्या है? ट्रू। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 43। अ रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज मेंट बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर ऑन हीटिंग। इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 36 में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या है? You can see in page number 36, here it is given, the reaction in which there is only one reactant giving rise to 2 or more product is called a decomposition reaction। Next question क्या है? Write the chemical reaction of decomposition of sugar on heating, that is also given in page number 36। The reaction is given here just above the definition। यहाँ पे है C12H22O11 that is sugar, on heating we get 12C that is carbon plus 11H2O। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछा है। क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 33, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 33 में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो उसका आंसर क्या रहेगा? Copper on reaction with concentrated nitric acid gives nitrogen dioxide gas, copper nitrate and water। Second question क्या था? What is the color of the gas released during the reaction। वो भी पेज नंबर 33 में ही दिया हुआ है। तो आंसर क्या है? The gas released during the reaction is reddish colored। You can see over here, when copper on reaction with concentrated nitric acid gives reddish color poisonous nitrogen dioxide gas। तो जो गैस रिलीज था वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था और उसका कलर क्या है? रेडिश कलर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, राइट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसका आंसर भी पेज नंबर 33 में दिया हुआ है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है Cu सॉलिड plus 4HNO3 that is aqueous on reacting gives CuNO3 twice aqueous plus 2NO2 gas plus 2H2O liquid। Next question, write the names of reactants and products।
तो रिएक्टेंट्स का भी नाम लिखना है और प्रोडक्ट्स का भी नाम लिखना है। एरो के पहले जो रहता है वो रिएक्टेंट्स है और एरो के बाद जो दिया है वो सब प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट क्या है, Cu दैट इज़ कॉपर और HNO3 दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स क्या है, कॉपर दैट इज़ Cu एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज़ HNO3। अभी प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, CuNO3 ट्वाइस दैट इज़ कॉपर नाइट्रेट और NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, H2O। तो एरो के बाद जो रहता है वो सब प्रोडक्ट है। तो 3 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, CuNO3 ट्वाइस, NO2 और H2O। तो आई हैव रिटन ओवर हियर प्रोडक्ट्स क्या है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और वाटर क्या है, H2O। Lesson 4 Effects of Electric Current. First question, choose the correct alternative. ये 1 mark का question है। इसमें क्या दिया है, dash is used to make a solenoid type of coil in an electric bulb. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी टंगस्टन। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी टंगस्टन। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 49। 49 में यू कैन सी ओवर हियर इट इज गिवन टंगस्टन वायर इज़ यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो सोलोनाइड टाइप ऑफ कॉइल है, सोलोनाइड टाइप ऑफ कॉइल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, टंगस्टन। तो आंसर इज़ व्हाट, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी ऑड वन आउट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट। इसमें से ऑड वन आउट क्या है, मैग्नेट। वाई मैग्नेट, बिकॉज लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन और इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बट नॉट मैग्नेट। तो आंसर क्या है, ऑड वन आउट इज मैग्नेट। ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1C सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 3, गिव साइंटिफिक रीजंस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7C सेम क्वेश्चन है। आंसर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंटेन large number of free electrons which move throughout the conductor easily. Second point, therefore copper and aluminum have low values of resistivity. Third point, thus copper and aluminum are good conductors of electricity and offer low resistance to the flow of current. Fourth point, that is the last point, hence for electric power transmission, copper and aluminum wire is used. This answer is not given in the textbook. दिस यू हैव स्टडीड लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में, 9th के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और डायग्राम जो है वो पेज नंबर 61 से दिया हुआ है। सो यू कैन सी ओवर पेज नंबर 61 में यहाँ पे ये 2 डायग्राम दिया हुआ था। सेम क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम। और ये लेसन के एंड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट डायग्राम जो है दैट इज़ डायग्राम ए जो है वो क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पेज नंबर 58 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर पेज नंबर 58। यहाँ से लिखना है, इन ऑर्डर टू शो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, Fleming's right hand rule is very useful. Stretch the thumb, the index finger and the middle finger in such a way that they will be perpendicular to each other. In this position, the thumb indicates the direction of motion of the conductor, the index finger the direction of the magnetic field, and the middle finger shows the direction of the induced current. अभी क्वेश्चन बी जो है, बी में जो डायग्राम दिया है वो क्या है, इसका आंसर क्या है, बी का आंसर है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पेज नंबर 55 में दिया हुआ है। तो पेज नंबर 55 में यहाँ से लिखना है अकॉर्डिंग टू, दिस नहीं लिखना है, दिस रूल के जगह में लिखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, the left hand thumb, index finger and the middle finger are stretched so as to be perpendicular to each other. If the index finger is in the direction of the magnetic field and the middle finger points in the direction of the current, then the direction of the thumb is the direction of the force on the conductor. You can see the diagram is given here also. तो क्वेश्चन बी का जो डायग्राम है वो यहाँ पे है, दैट इज़ इन पेज नंबर 55। और ए डायग्राम जो है वो ये डायग्राम था, दैट इज़ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नेक्स्ट इज लेसन नंबर 5, हीट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द बिहेवियर ऑफ वाटर
between its temperature from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर है एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पेज नंबर 64 में दिया हुआ है द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन its temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called anomalous behavior of water. Question number 2, name and state the principle used to measure the specific heat capacity of a substance। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या है फर्स्ट पॉइंट। तो दो नेम और स्टेट भी करना है, तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो उसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये प्रिंसिपल को स्टेट भी करना है, तो उसका आंसर क्या है heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gained by the cold object. This is called as principle of heat exchange. This is given in page number 69. You can see over here heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gained by the cold object. This is called as principle of heat exchange. So name the principle used to measure the specific heat capacity of the substance. So उसका आंसर है principle of heat exchange. You can see प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। और इसको स्टेट करने बोलेंगे तो यही लिखना है हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 6, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया था, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। तो ये चारों में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 73। Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called the refraction of light. So answer is what, refraction. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 76 में मिलेगा। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज the position and brightness of the star keeps changing continuously and thus the star appears to be twinkling. I repeat once more, the refractive index of air keeps changing continuously and because of this change the position and brightness of the star keep changing continuously and thus the star appears to be twinkling. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी। क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो का डायग्राम जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 78 में दिया है। यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम देयर, ये डायग्राम ड्रॉ करना है अलॉन्ग विद द लेबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बी, नेम एनी 2 नेचुरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो इसका आंसर है 2 नेचुरल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 78 में। इसमें 3 लिखा हुआ है, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन में सिर्फ 2 पूछा है, तो इन तीनों में से कोई भी 2 लिख सकता है और आंसर यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 78 में। इट इज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। इट इज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, refraction and total internal reflection of light. Next question C. Question C में क्या पूछा है, what does a small droplet of water act as। तो इसका आंसर पेज नंबर 78 में ही दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का। So it is given here, small droplets of water act as small prisms. लेसन नंबर 7, लेंसेज। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। कॉलम ए में सिंपल माइक्रोस्कोप दिया है और कॉलम बी में 3 ऑप्शन दिया है, इसमें से राइट आंसर ढूंढना है। तो आंसर इसका क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, और सी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप सी यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर ऑन टॉप, सिंपल माइक्रोस्कोप, दीज आर यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन ए क्या है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो
तो लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई इज़ गिवन इन पेज नंबर 87. तो पेज नंबर 87 में ह्यूमन आई दिया हुआ है, तो अलॉन्ग विद द लेबलिंग यू हैव टू ड्रॉ दिस वे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई. तो इसका आंसर है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज़ 25 सेंटीमीटर. ये भी पेज नंबर 87 में दिया हुआ है, ये ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है. Minimum distance of distinct vision is also known as what? Near point of the eye. The near point of the eye is how much? 25 centimeter. That means minimum distance of distinct vision or near point of the eye, it is how much? 25 centimeter. तो आंसर क्या है? 25 centimeter. Third question C. Name the capacity of the eye lens to change its focal length as per need. This is also given in page number 87. Here it is given. The capacity of the lens to change its focal length as per need is called its power of accommodation. Next question, question D. Name the defect of eye vision in which the focusing power of eye lens decreases with age. तो इसका आंसर है the defect of eye vision in which the focusing power of eye lens decreases with age is called presbyopia. This is given in page number 89. Over here it is given. Generally the focusing power of the eye lens decreases with age. So that defect is known as what? Presbyopia. Next lesson, lesson number 8, metallurgy. Question 1. What is done to prevent rusting of iron door of your house? ये 2 mark का question है. इसका आंसर है first point. To prevent rusting of iron door, it is painted to avoid direct contact with moist air. Second point, applying a layer of zinc that is galvanizing protects the iron from rusting. Third point, alloying iron with chromium and nickel to form stainless steel makes it resistant to rust. ये सब पॉइंट्स जो है वो पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 106, 107 और 108 में मिल जाएगा. क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? नेम द फॉलोइंग. इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी. क्वेश्चन ए क्या है? द 2 मेटल्स विच कैन बी कट विथ नाइफ. तो इसका आंसर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. सिर्फ 2 ही मेटल पूछा है, तो इन तीनों में से कोई भी 2 मेटल्स लिख सकता है. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 93. You can see over here generally all metals are hard. However, the alkali metals from group 1 such as lithium, sodium and potassium are exceptions. These metals can be cut with knife as they are very soft. Next question क्या है? A sound is produced when certain metals are struck. Name this property of metals. तो इसका आंसर है, क्वेश्चन बी का आंसर है sonority. ये भी पेज नंबर 93 में दिया हुआ है. A sound is produced when certain metals are struck. This is called sonority. Next one, question C. The non-metallic substance which is a good conductor of electricity. इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन सी का आंसर है graphite. That is also given in page number 93. Non-metals are bad conductor of electricity and heat. Graphite, an allotrope of carbon, is an exception as it is a good conductor of electricity. तो graphite जो non metal है, it is a good conductor of electricity. तो आंसर क्या है? graphite. Question 3, answer the following questions with the help of the given diagram. Diagram जो है वो पेज नंबर 108 में दिया है. तो बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम दिया था और ये डायग्राम को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन ए क्या है? नेम द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम. तो आंसर है द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम इज, आंसर पेज नंबर 108 में दिया हुआ है. यू कैन सी जस्ट बिलो द डायग्राम इट इज गिवन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो आंसर क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो हाउ विल यू राइट द आंसर? द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, हाउ डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस. ये भी पेज नंबर 108 में दिया हुआ है. तो आंसर इज व्हाट? In this method, a less reactive metal is coated on a more reactive metal by electrolysis. Next question, question C. Give 2 examples in which this process is used. इसका भी आंसर पेज नंबर 108 में दिया हुआ है. तो आंसर क्या है? Silver plated spoons, gold plated ornaments are the examples of electroplating.
नेक्स्ट लेसन नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन गिव रीजन, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इन सम कंट्रीज इथेनॉल इज़ यूज्ड हैज़ एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 128 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन ईयर। On combustion in sufficient air, ethanol gives carbon dioxide and water as the only products. In this way, ethanol is a clean fuel. Therefore, in some countries, it is used as an additive to increase the efficiency of petrol. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछा है, ए, बी, सी, डी और ई। इसमें कोई क्वेश्चंस जो है वो लेसन नंबर 2 से रिलेटेड है और कोई क्वेश्चन लेसन नंबर 9 से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। ये पेज नंबर 25 में यू कैन सी ओवर हियर बॉक्सेस आर गिवन, और इस बॉक्सेस में symbol of that atom you have to write down along with the atomic number and electronic configuration और valency। तो symbol लिखना है, electronic configuration लिखना है और valency लिखना है। तो क्लोरीन यहाँ पे आता है ग्रुप 17 में, यहाँ पे आता है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, विच वॉज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 287। तो आंसर क्या है, the electronic configuration of chlorine is 287. Next question, question B. What is the number of electrons in the valence shell of chlorine? Valence shell का मतलब क्या है, लास्ट शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल दैट इज़ लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन इज हाउ मच, 7। तो आंसर इज व्हाट, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राइट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन। तो इसका आंसर क्या है, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 27 इज गिवन मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन इज व्हाट, Cl2। तो आंसर क्या रहेगा, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन इज Cl2। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड इज देयर इन क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या है इसका, the type of bond in the formation of a chlorine molecule is a covalent bond. When one covalent bond is formed, that is a single bond is formed by sharing 2 electrons. So 2 chlorine atoms share 2 electrons, each share 1 electron, that is 2 electrons shared between 2 chlorine atoms. Therefore, a covalent bond is formed. Next one, write down the electron dot structure of a chlorine molecule. तो electron dot structure लिखना है chlorine molecule का। Now क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लास्ट शेल, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करना है। तो इस क्लोरीन एटम का 7 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7th वन इज हियर। उसी तरह इस क्लोरीन एटम का भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 and the 7th one is here. So the 2 chlorine atoms share 2 electrons. Since 2 electrons are shared by 2 chlorine atoms, therefore it is a covalent bond. A single covalent bond is formed. So the type of bond in the formation of chlorine molecule is a covalent bond. Because why it is a covalent bond? Because both the chlorine atoms are sharing the electron. Whenever electrons are shared between 2 atoms, it is said to be a covalent bond. Now electron dot structure of a chlorine molecule is, this is the answer of that. The electron dot structure of chlorine molecule जो है वो ये है। So this way you have to draw and show. This question is given in page number 112. You can see in page number 112. Molecular formula of chlorine is Cl2. The molecular formula of chlorine is what, Cl2. Draw electron dot and line structure of chlorine molecule. तो यहाँ पे आंसर दिया नहीं है, you have to draw the electron dot structure of chlorine molecule. Lesson number 10, space missions. इसका first question, answer the following. The rocket is a type of firecracker used in Diwali. ये जो statement है वो पेज नंबर 141 से लिया हुआ है। The rocket a type of firecracker used in Diwali. तो ये statement को read करके you have to answer the question A and B. क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, नेम द लॉन्चर। तो आंसर क्या है, द लॉन्चर्स आर GSLV एंड PSLV। GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल,
और PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 136. What are the two launchers? GSLV and PSLV. GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द लॉ ऑन विच इट्स वर्किंग इज बेस्ड। तो आंसर है इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 140. You can see over here. The functioning of the satellite launch vehicle is based on the Newton's third law of motion. तो आंसर क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें एक टेबल दिया हुआ है. टेबल में 3 कॉलम है, 1 2 3. फर्स्ट कॉलम में क्या है? टाइप ऑफ सैटेलाइट लिखना है, और सेकंड कॉलम में वही सैटेलाइट का फंक्शंस लिखना है, और थर्ड कॉलम में नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज लिखना है और लॉन्चर व्हीकल का नाम भी लिखना है. फर्स्ट वन में हिंट उन लोग ने क्या दिया है? फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस. तो ये कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट है और इंडियन सैटेलाइट सीरीज़ और लॉन्च व्हीकल का नाम लिखना है, और ये दोनों आंसर पेज नंबर 137 में मिल जाएगा. तो फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस. व्हाट टाइप ऑफ अ सैटेलाइट इट इज़? नेविगेशनल सैटेलाइट. और नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड द लॉन्च व्हीकल इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 137. The navigational satellite fix the location of any place on the earth's surface. और इंडियन सैटेलाइट सीरीज़ का नाम क्या है? IRNSS. और लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? लॉन्चर, PSLV. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? वेदर सैटेलाइट दिया है, वेदर सैटेलाइट का फंक्शन लिखना है, और इंडियन सैटेलाइट सीरीज़ और लॉन्च व्हीकल का भी नाम लिखना है. दिस इज़ ऑल्सो गिवन इन पेज नंबर 137. तो यहाँ पे है वेदर सैटेलाइट, उसका फंक्शन क्या है? स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. और इंडियन सैटेलाइट सीरीज़ का नाम क्या है? INSAT एंड GSAT, दैट इज़ इनसेट एंड GSAT. और लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? लॉन्चर इज GSLV. थर्ड वन क्या है? थर्ड वन दे हैव गिवन द नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज और लॉन्चर का नाम दिया है. व्हाट इज़ दैट? IRS एंड लॉन्चर इज़ व्हाट? PSLV. तो कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और इसका फंक्शन जो है वो पेज नंबर 137 में दिया हुआ है. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशन, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस, एक्सप्लोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड एंड अर्थक्वेक. इसमें 3 फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन लिखेगा तो बस. तो यू कैन राइट डाउन स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशंस, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस. तो ये जो है, ये टेबल का आंसर जो है वो सब पेज नंबर 137 का टेबल, पेज नंबर 137 का टेबल में सब मिल जाएगा. और जो भी रेड इंक में लिखा है दैट वाज ब्लैंक एम्प्टी बॉक्सेस था वेर यू हैड टू फिल अप द आंसर. तो वेर एवर आई हैव रिटन विद रेड इंक इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.